तो भैया आज हम लोग देखने वाले हैं खुला अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भुगतान संतुलन, चालू खाता, वित्तीय खाता और पूंजी खाता को। अगर हम लोग बात करें अपनी पुरानी कहानी की, तो क्लास 11th के पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था अबाउट आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था को। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वहाँ पर कोई वैश्वीकरण नहीं हुआ था, उदारीकरण नहीं था और बहुत सारी जो कमियां थीं वो थीं। पूरा जो अर्थव्यवस्था था वो कृषि पर निर्भर हम कह सकते हैं। 70% से भी अधिक जो आबादी है वो कृषि कर रही थी। और हरित क्रांति जो है वो आज़ादी के पहले तो हरित क्रांति को भी मैं क्या ही नाम दूँ, जमींदारी व्यवस्था थी उस समय तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा सिस्टम आगे बढ़ा, हरित क्रांति वगैरह आई, 1990 तक सिस्टम सही चला। 90 आते आते सिस्टम गड़बड़ा जाता है और फिर वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण आता है और फिर हम कहते हैं कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाती है और वहाँ से अब तक की जो कहानी है वो चल रही है। इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगर बात करें बंद अर्थव्यवस्था की, तो अगर हम बात करें, एक है हमारे किम जोन वाले भैया, नॉर्थ कोरिया वाले। तो नॉर्थ कोरिया जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था है। वहाँ पर वहाँ का सामान जो है कहीं बाहर नहीं जाता है, ना बाहर से कहीं सामान, सब कुछ वहीं पर बनता है। कहानी वहाँ वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था है। हम लोग आज बात करने वाले हैं खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स की। खुली अर्थव्यवस्था में एक सीधी-सीधी परिभाषा के रूप में बढ़िया से देखा जाए तो वो यही कहती है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के साथ अंतःक्रिया करता है, इनमें वस्तुओं, सेवाओं आदि का व्यापार होता है। तो भैया अन्य देशों के साथ अंतःक्रिया करना ही मतलब हम कह सकते हैं खुला बाजार है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो अन्य देशों के साथ भी मार्केटिंग वगैरह करता है। जैसे कि हम लोग अपने घर पर हैं और अपने एरिया में ही हम शॉपिंग कर रहे हैं और आज़ादी के पहले तक ऐसा कह सकते हैं कि अपने एरिया में ही हमको शॉपिंग करना होता था। आज़ादी के बाद कुछ साल, दशकों बाद हम देखते हैं कि हम अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में जाकर भी खरीदारी कर सकते हैं और वहाँ अपने सामान बेच सकते हैं। इसी चीज़ को अगर ब्रॉड लेवल पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक देश अपने अंदर ही पूरा काम करता था। वैश्वीकरण होने के बाद ही अन्य देशों के साथ भी थोड़ा आयात निर्यात करने लगा। यही अर्थव्यवस्था जो है वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाई। और आज हम लोग देखने वाले हैं भुगतान संतुलन को। भुगतान संतुलन को देखने के लिए एक पॉइंट में, मतलब ऐसे ही एक उदाहरण लिया जाए तो मान लो कि आप अभी स्टूडेंट हो और आपके खाते में स्कॉलरशिप आने वाला है 3000 रुपया, और अब आप कोई रूम वगैरह लेकर रहते हो। आपके खाते में 3000 रुपया आएगा स्कॉलरशिप, आपको पता है, और आपको खर्च भी करना है। अब आप क्या करोगे, एक डायरी लोगे, वहाँ पर लिखोगे कि 3000 रुपया आएगा और अब आप लिखोगे कि आपकी ज़रूरतें क्या-क्या हैं। कि ये ज़रूरत है 500 का, इधर डीज़ल तेल भरवाना है, 1000 में राशन आ जाएगा, 500 रुपया गर्लफ्रेंड को चला जाएगा। तो ये सब करते-करते आप एक मतलब बना लोगे कि हाँ, इतना मेरा खर्चा है, मान लो 2500 खर्चा है। तो उसको आप लिख लोगे और इसी चीज़ को लिखोगे ना कि आप एक संतुलन बनाने की कोशिश करोगे ना इस जगह पे, कि जो पैसा आए और जो मैं पैसा खर्चा करूँ, वो उसमें मेरा फ़ायदा ही हो, घाटा ना हो। मतलब कुछ पैसे का फ़ायदा हो जाए, और अगर घाटा हो भी तो बहुत कम, ना के बराबर घाटा हो। हो सकता है कि गर्लफ्रेंड ज़्यादा रईस ख़ानदान की हो, तो हज़ारों रुपया लग जाए उसके ऊपर। तो इस हिसाब से आप चलोगे, ठीक है। तो आप एक जो डायरी पर लिख रहे हो, उसी का जो विवरण है वो पूरा कहलाता है। ऊपर लिख दोगे हेडिंग, मतलब आपने जो डायरी बनाई है, अगर कोई आपसे पूछे कि उसका हेडिंग में आप क्या लिखोगे, उस बुक का नाम क्या रखोगे, उस विवरण का नाम क्या रखोगे, तो मैं कहूँगा बीओपी रखो, बैलेंस ऑफ पॉइंट रखो, आप भुगतान संतुलन उस डायरी का नाम लिख दो। और यही जब चीज़ें जब बड़े स्तर पर होती हैं, अगर भारत के लेवल पर होती हैं, मोदी जी जब बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड, सॉरी, गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब अपने देश के बारे में जो भी विवरण वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग भुगतान संतुलन। और भुगतान संतुलन किसी देश का शेष विश्व के साथ लेन-देन का विवरण होता है। यहाँ पर गर्लफ्रेंड की बात नहीं होती है, ना यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात होती है। यहाँ पर देश की बात होती है और अन्य देश के साथ जो लेन-देन होता है उसकी बात होती है। इसके अंतर्गत 3 खाते शामिल होते हैं, चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता। पहले 2 ही खाते थे, चालू और पूंजी, तीसरा ऐड हुआ है वित्तीय खाता। तो अब हम लोग को 3 पढ़ने हैं, पूंजी, चालू और वित्तीय। चालू खाता मतलब क्या, जैसे हम लोग का खाता है, जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट होता है ना, उसपे लिखा रहता है इतना पैसा है। और मान लो कोई अकाउंट खुलवा लिए, कोई दूसरा कुछ, कैसे हम बताएं तुमको हम। मान लो ऐसे तुम एक ठो सेविंग अकाउंट बनाए हो तो वो बैंक का पैसा है। एक ठो और अकाउंट तुम मान लो एक गुल्लक बना लिए एक ठो, और उसमें तुम लिख दिए गर्लफ्रेंड खाता।
है ना? तो उसमें तुम लोग जो गर्लफ्रेंड से लेन-देन तुम्हारा हुआ है, गर्लफ्रेंड तुमको 500 दिया, तुमने उसको 2-1000 दिया, सिस्टम वो सब वहाँ पे लिख रहे हो। तो आपके पास 2 अकाउंट हो गए ना? आप अपना अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से अपना अलग-अलग खाता बना के रखे हो। उसी तरीके से भारत भी अपना जो है अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग-अलग खाता बना के रखा है और उसमें जो है कि पूरा विवरण लगा रहता है लेन-देन का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चालू पूँजी और वित्तीय में से चालू खाता की यानी कि करंट अकाउंट की। इसमें निम्न प्रकार से व्यापार होता है। पहला तो हम लोग देखने वाले हैं इसमें दृश्य वस्तुओं का व्यापार और हम लोग देखने वाले हैं अदृश्य वस्तुओं का व्यापार। यानी कि चालू खाता के अंतर्गत दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का व्यापार होता है। और दृश्य वस्तुओं का मतलब कि जो दिखने वाली वस्तुएँ हैं, जैसे कि मैंने जो लिया है ये चीज़, ये दृश्य है। परंतु ये जो जिसने ये मुझ तक पहुँचाया है, ऑनलाइन डिलीवरी किया है जिस बंदे ने, तो उसने तो उसका जो कार्य है, वो कार्य तो दिखा नहीं मुझे, तो वो सेवा हुई। तो वो आ जाएगा अदृश्य वस्तु में, ठीक है? तो एक तो हो गया दृश्य वस्तुओं का व्यापार, एक हो गया अदृश्य वस्तुओं का व्यापार। दृश्य हम देखते हैं वस्तुओं का आयात व निर्यात की बात होती है और अदृश्य वस्तुओं में देखते हैं सेवाओं, विप्रेषण और कारक आय को। इसमें 3 टर्म है, इन तीनों टर्म में से आप एक चीज़ को जानते होंगे जो कि है सेवाएँ, जो कि मैंने बता दिया है, जैसे कि चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब चीज़ें सेवाएँ में आती हैं। अच्छा, ब्रॉड लेवल में बात करें तो 13 प्रकार की सेवाएँ हैं, जिसमें से कि जो प्रमुख हैं वो हैं परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, चिकित्सा, ईटीसी। अब एक और टर्म आता है विप्रेषण, ये नया शब्द है। ये वही है जो मैंने अभी आरबीआई वगैरह पढ़ा था, बताया था कि आप देश में हो, देश से बाहर गए, कंपनी में कुछ काम वाम किया, गूगल में पैसा कंपनी वाला जो है आपको दिया 2 लाख रुपया, वो आपके घर में आपके आ गया, ठीक है? आपने अपने घर भेज दिया, मतलब वो 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए जो भेजा है ना, वही विप्रेषण है, ठीक है? अपने परिवार को जो भेजा है। चलो भाई, तो परिवार को भेजा गया विप्रेषण, यानी कि प्रवासी द्वारा अपने देश में भेजा गया पैसा, रुपया। कारक आय भी इसके ही तरह है, बस यहाँ पर किसी बड़े स्तर पर बात होती है, व्यापक स्तर पर बात होती है। यानी कि निवासी विदेश से कमाकर लाभ व ब्याज का पैसा अपने देश लाता है, तब यह व्यापक कारक आय कहलाता है। परंतु कारक आय में हम लोग गिनते हैं जैसे अडानी अंबानी हो गए, विदेश के बाहर अगर मान लो कोनो लगाए हैं बढ़िया कुछ, अपना कंपनी वंपनी खड़ा वड़ा किए हैं या फिर कुछ और निवेश विवेश किए हैं, तो उससे जो पैसा मिला वो पैसा आएगा कारक आय में। यहाँ पर हम देखते हैं जबकि परिवार को भेजा गया जो है वो विप्रेषण कहलाता है। भारत का बैलेंस ऑफ पॉइंट हमेशा घाटे में रहता है और बैलेंस ऑफ आई, अच्छा इनविजिबल, अच्छा बीओटी है, सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ठीक है भैया? तो बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि वस्तुओं का आयात निर्यात देखा जाए, निर्यात देखा जाए तो वो घाटे में रहता है, और बैलेंस ऑफ इनविजिबल जो है वो हमेशा फायदे में रहता है। इसका कारण मैं लिख ही दिया, चलो बता देता हूँ। बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड घाटे में इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग को सबसे बड़ी चीज़ है रक्षा वस्तुएं, ठीक है? भले आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है बहुत बड़ा, आप कोई बहुत बड़े व्यापार विश्व युद्ध में शामिल हो चाहे ना हो, परंतु आपको अपने तरफ से तो तैयार रहना है, पेन कापी लेके एग्ज़ाम देने के लिए। उस तरीके से सरकार को भी तैयार रहना है, पूरा राइफल वाइफल लेके कोई युद्ध करने मान लो आ गया तो लड़ने के लिए। तो महंगी जो मिसाइलें हैं वो बाहर से आती हैं, भारत खुद नहीं बना पाता है, मतलब बनाता है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी अभी थोड़ा पीछे है। यूएसए वगैरह से पीछे है, चाइना से पीछे है, तो फ्रांस से पीछे है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा पीछे है ये, इसलिए भारत बाहर से मंगाता है और भारत से बहुत महंगी मिसाइलें आती हैं। और इसके बाद बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम भी बाहर से ही आता है। इसी कारण हम देखते हैं कि निर्यात जो है, हमारे निर्यात जो है वो कम होता है हमारे आयात से। हम आयातित वस्तुओं को ज़्यादा है हमारे अंतर्गत, मतलब हमारे यहाँ आयातित वस्तु ज़्यादा होती हैं, निर्यात जो होता है वस्तुओं का कम होता है। इसी कारण जो वस्तुओं का व्यापार है वो घाटे में रहता है। अगर हम बात करें अदृश्य वस्तुओं का व्यापार, यानी कि सेवा वगैरह का, यानी कि सॉफ्टवेयर जैसे हो गया, यानी कि कोई अब जैसे कि इनविजिबल में और क्या-क्या आप ले सकते हो जो कि बाहर से हम लोग बाहर को देते हैं। यहाँ पर देखो सिस्टम तो यही ना है कि भैया सेवाएँ हम लोग ज़्यादा देंगे, वही हमारा सेवाएँ, विप्रेषण और कारक आय अगर ज़्यादा होगा तो हमारा ये फ़ायदे में रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत के जो लोग हैं वो सेवाएँ
अन्य देशों को अधिक देते हैं कंपैरिजन टू उसके कि वो हमें कितना सेवाएं देते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं फ़ायदे में रहता है। और इसका कारण हम यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम रसम वस्तु का अभाव, चालू खाता घाटे में रहता है क्योंकि अच्छा चालू खाता ये टोटल ओवरऑल देखा जाए तो चालू खाता ओवरऑल घाटे में रहता है, दृश्य वस्तु का व्यापार घाटे में, अदृश्य वस्तु का व्यापार फायदे में, परंतु फायदा बहुत अधिक नहीं होता है, इसका घाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा आता है, रक्षा वस्तु बहुत ज़्यादा आती है, तो इसके कारण जो है कि ये ज़्यादा होता है। इसलिए चालू खाता ओवरऑल देखा जाए तो वो घाटे में रहता है क्योंकि बीओटी इज ग्रेटर देन घाटा बीओआई। अब आते हैं पूंजी खाता पर। पूंजी खाता पर जितना भी निवेश, विदेशी निवेश और विदेशी ऋण है उसको लिया जाता है। विदेशी निवेश हम लोग दो प्रकार से देखते हैं, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये बहुत अभी पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, मतलब हो सकता है एनसीईआरटी में दिया भी ना हो इसके बारे में, जहाँ तक मुझे लगता है। बट अभी के लिए इतना देख लेते हैं कि मतलब अगर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई में ये होता है कि किसी देश का जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करके उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। और अगर हम लोग बात करें एफपीआई की तो यहाँ पर हाँ थोड़ा पानी पी लूँ मैं। तो इसमें जो है निवेशक किसी अन्य देश के स्टॉक, बांड, म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय संपत्ति में पैसा लगाते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मतलब उसके पोर्टफोलियो में निवेश करना, मतलब कि उसके बॉन्ड में निवेश करना ही कहलाता है एफपीआई। अब बातें हैं वित्तीय खाता। हमने क्या क्या देख लिया भैया? हमने देख लिया चालू खाता, हमने देखा चालू खाता, हमने पूंजी खाता देख लिया, अब बचा वित्तीय खाता। वित्तीय खाता भी हम देख लिए हैं, बस 2 रन का जो है। तो भैया इसमें देश के शेयर और बॉन्ड में हुए लेन देन का रिकॉर्ड होता है पास। उसने उसके शेयर में कितना दिया, उसके इस शेयर में कितना आया, बॉन्ड में क्या लेन देन हुआ, वो सब जो पूरा पंचायत इसमें होता है। इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक है जैसे कि घाटा। घाटा को मैंने यहाँ पर ही बता दिया, घाटा कैसे होता है। जब देश का निर्यात कम और आयात अधिक होता है तो भुगतान संतुलन में घाटा होता है। इंडिया घाटे में है बिकॉज पेट्रोल व रक्षा वस्तुओं का जो आयात है वो बहुत ही अधिक होता है। इसके बाद देखा जाए परंतु घाटा बहुत अधिक नहीं है। सरकार आत्मनिर्भर बनने के प्रयास कर रही है। अब देखो कब तक आत्मनिर्भर बनती है ना, जल्दी बन जाएगी। मोदी की सरकार, जय जिंदाबाद भाई, मोदी जिंदाबाद। वैसे ऐसा नहीं कि मैं मोदी सपोर्टर हूँ। हाँ, विदेशी विनिमय बाजार यह वह बाजार है जहाँ विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री होती है। विदेशी विनिमय बाजार जहाँ पर कि आप पैसा अदली बदली कर लो। यूएस से जाना है आपको तो डॉलर चाहिए आपको, तो पैसा अदली बदली करना है तो आप रुपया देकर डॉलर लोगे, तो जिस जगह से लोगे वही कहता है, उसी बाजार को कहता है विदेशी विनिमय बाजार। और इस बाजार का नाम होता है केंद्रीय बैंक, इस बाजार का नाम होता है व्यापारिक बैंक, इस बाजार का नाम होता है विदेशी मुद्रा डीलर। इसके बारे में हम लोग आते हैं विदेशी विनिमय दर। अच्छा, विदेशी विनिमय बाजार मतलब कि केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक, विदेशी मुद्रा डीलर। विदेशी विनिमय दर की बात करें तो जिस कीमत पर एक मुद्रा दूसरे में बदली जाती है वही कहती है विदेशी विनिमय दर। इसको फॉरेक्स दर भी कहते हैं। और अभी की बात करें तो $1 बराबर 86 रुपये है। तो इसका निर्धारण कैसे होता है ये भी हम देखते हैं कि मतलब $1 है वो $46 का, $1 जो है वो $46 के बराबर क्यों होता है। इस कहानी को अगर हम लोग देखें तो कहानी बाजार पर निर्भर करती है और देश के अपने संपत्ति पर अपने विचार पर निर्भर करती है। मतलब कि देश के अपने प्रतिबंध विनिमय दर पर भी प्रबंधित विनिमय दर पर निर्भर करती है और एक बाजार पर निर्भर करती है। तो निर्धारण होता है इसका तृतीय विनिमय दर तथा प्रतिबंधित विनिमय दर पर। तृतीय विनिमय दर मतलब कि तरता हुआ विनिमय दर। इसमें मुद्रा बाजार के हवाले होती है। बाजार ऊपर तो मुद्रा ऊपर, बाजार नीचे तो मुद्रा नीचे। बाजार ऊपर होने पर निर्यात अधिक होता है और निर्यात अधिक होने पर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। स्थिर विनिमय दर या प्रबंधित विनिमय दर, सरकारें अपनी मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखती हैं। इसके लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री करता रहता है। अच्छा, तो जो केंद्रीय बैंक है वो डॉलर वगैरह है उसका खरीद बिक्री करता रहता है और इससे जो है कि वो चाहता है कि जो बैलेंस है वो बना रहे, कि अगर 86 है तो 86 ही डॉलर बना रहे, एक मतलब 86 रुपया बना रहे $1 बराबर। तो उसकी कोशिश करता रहता है मगर कामयाब नहीं हो पाता है। इन दोनों के गुण व दोष, गुण यह है कि निर्यात अधिक पर ध्यान दिया जाता है और दोष यह है कि निर्यात न बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। गुण यह है कि अर्थव्यवस्था में स्थायित्व होता है
दोष ये है कि अर्थव्यवस्था संकट में आ जाए तो मुद्रा का मूल्य में कमी आ जाती है। यही थी हमारी कहानी, काफ़ी हार्ड था ये चैप्टर और ख़त्म कहानी इकोनॉमिक्स की। अब हम लोग चलेंगे, पता नहीं क्या शायद ज्योग्राफी पढ़ूँगा अब मैं, तो ज्योग्राफी वीडियो जाएँगे अब। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।